हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। जो आपके पास जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपका इनऑर्गेनिक में, हमने डिस्कस किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आपको मैंने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमने बताई थी। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, मैंने उसके लिए एक रिलेशनशिप आपके पास लिखा था, एक आपके पास इक्वेशन लिखी थी, दैट इज क्या, करली स्क्वायर एक्स ओवर करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस क्या, करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली जेड स्क्वायर प्लस क्या था 8 पाई स्क्वायर एम प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो आपके पास मैंने ये इक्वेशन पहले ही लिखी हुई है, आपको लास्ट लेक्चर में करवाई हुई है। इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके पास वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है उसका बेस है। कौन सा है? वेव मैकेनिकल मॉडल। मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का बेस है ये वो जो आपके पास वेव मैकेनिकल मॉडल जो हम आजकल पढ़ते हैं वो सारा यहीं से डिराइव किया गया है। अगर हम नोटिस करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशियल निकाला था, मतलब डिफरेंशिएशन की थी। और कौन सा? पार्शियल डेरिवेशन यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व की है उस इक्वेशन में हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है किसका, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये अब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन। अब हमने क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस। क्या करने हैं? सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, निकालने नहीं, थोड़ा सा हमने समझना है क्या है वो। तो सॉल्यूशंस की बात करता हूं, सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। जब हम किसी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है अगर उसको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करके, तो आपको पता है जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसमें बहुत सारे न्यूमरस क्या आते हैं, आपके पास सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि आपके पास जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं हर एक सॉल्यूशन को मान नहीं सकता, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो मींस टू से अब मुझे वो सॉल्यूशन कंसीडर करने पड़ेंगे जिनका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ उन्हीं जो सॉल्यूशंस को गेन करने के लिए कुछ एक कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगा देता हूं, और उन कंडीशंस को मान के मैं फिर क्या करता हूं, सॉल्यूशंस निकालता हूं। तो मतलब कि अब मैं कुछ एक कंडीशंस यहाँ पे लिखने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया है वो किसके विद रिस्पेक्ट निकाला गया है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू साई। किसके विद रिस्पेक्ट निकाला गया है, वो साई के विद रिस्पेक्ट निकाला गया है। तो मींस टू से अब मैं क्या करने वाला हूं, साई के ऊपर कुछ एक कंडीशंस इंपोज करने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरे पास जब आपके पास जो रिजल्ट्स आए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो सारे क्या आए, उनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। तो चलिए कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर क्या, जो आपके पास साई है उसके लिए जो कंडीशंस है वो देखने वाला हूं मैं आपके पास। तो कंडीशंस में सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, तो साई जो है आपके पास शुड बी फाइनाइट। साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट वैल्यूड मतलब समझ रहे हैं आप, कि अब आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है वो जैसे कि अगर डिफाइंड नहीं है,
वेल डिफाइंड नहीं है। बोलेगा तो ऐसे कि अगर आप कभी भी कहीं भी किसी रोड पे चल रहे हैं किसी डेफिनेट पॉइंट से, तो आप बता सकते हैं कि मैं इतने डिस्टेंस पे हूं। लेकिन अगर आप उस डिस्टेंस को नहीं बता पाए तो अब आपके पास वो फाइनाइट वैल्यू नहीं बची। तो मींस टू से अब आपके पास ये साइज जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेट साइज शुड भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकंड, साइज शुड बी कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, तो साई किसके विद रिस्पेक्ट बताते हैं हम, एक डेफिनेट वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट निकालता हूं मैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई वॉल्यूम है, जैसे कि अभी हमने जो वॉल्यूम निकाला है, जैसे कि x है, y है, z है। मान लीजिए वॉल्यूम मैं कंसीडर करूं dx, dy एंड dz के विद रिस्पेक्ट क्या निकाल रहा हूं, साई निकाल रहा हूं। ठीक है, साई की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो उस वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट इसकी जो वैल्यूज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअसली रहनी चाहिए। डिसकंटिन्यूअस रहेगी तो आपको पता है जब भी आपके पास डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज आती हैं तो मींस टू से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चली जाएंगी आपके पास, बहुत हाई चली जाएंगी, इनफाइनाइट चली जाएंगी। अगर इनफाइनाइट चलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम अगर आपके पास सिस्टम की एनर्जी इनफाइनाइट चलेगी, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, तो वह आपके पास क्या हो गया, जैसा कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है आपके पास, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज के टाइम तो आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिसके पास एनर्जी क्या हो, इनफाइनाइट। तो उसको भी हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो साई शुड बी क्या, कंटिन्यूअस। तीसरा, तो जो तीसरा पॉइंट है अगर मैं बात करता हूं, तो साई शुड बी नॉर्मलाइज्ड। साई क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्चुअली में सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, आपको नॉर्मलाइज फंक्शंस पता होना चाहिए। मतलब कि अब आपके पास जो नॉर्मलाइज्ड है उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मैं क्या करता हूं, साई जो है वो हमें हेल्प करता है क्या, डिटरमाइन करने में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साई से मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे कहने वाला हूं कि अगर साई शुड बी नॉर्मलाइज्ड, तो इसका मतलब ये कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मैं निकालने वाला हूं साई से, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम में जो ओवरऑल वैल्यू आनी चाहिए उस प्रोबेबिलिटी की, कि वो कितनी आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई वॉल्यूम है, अगर इसमें 0.1 यहाँ पे डेंसिटी है इसकी, 0.1 यहाँ पे है, 0.3 यहाँ पे है, 0.4 यहाँ पे है, तो कितनी होगी आपके पास, 0.7, 0.9 और यहाँ पे 0.1। तो ओवरऑल डेंसिटी अब कितनी होगी इसकी, 1। कितनी होगी यहाँ पे, 1.0। तो मिस्टू से अब आपको क्या करना है, साई को जो है वो क्या रखना है, नॉर्मलाइज रखना है, ताकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो साई से निकालने वाला हूं, वो आपके पास क्या हो जाए, आपके पास, वो आपके पास ओवरऑल इंटीग्रेट करूं, अगर उसको उस सारी प्रोबेबिलिटी का मैं सम करूं तो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। समझ रहे हैं इस बात को, नेक्स्ट करें। तो साई शुड बी सिंगल वैल्यू, साई शुड बी सिंगल वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे साई की वैल्यू निकालनी है, और कहां पे निकालनी है, किसी डेफिनेट पॉइंट पे, एक डेफिनेट टाइम पे निकालनी है, तो उसकी कोई एक वैल्यू ही रहनी चाहिए, कोई दो वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। अगर दो वैल्यूज आ गई तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास, वो आपके पास जो है, जो सॉल्यूशंस देगा, जो आपके पास सही की वैल्यूज आने वाली हैं, जो या एनर्जीज की वैल्यू आने वाली है, वो आपके पास ट्रू नहीं आने वाली है, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आने वाला है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा, या वैल्यूज जो बतानी पड़ेगी इसको, वो बोलना पड़ेगा कि क्या साई शुड बी क्या, सिंगल वैल्यू। साई क्या रहना चाहिए, वहां पे सिंगल वैल्यू रहना चाहिए। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, लास्ट पॉइंट, तो साइज शुड बी जीरो, शुड बी जीरो।
एट इंफिनिटी। इंफिनिटी तो मीन्स टू से अगर मैं क्या करूं, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाऊं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखूं, तो जो साई की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो आपके पास जो है, अगर मैं ये सारी कंडीशंस कंसीडर करता हूं, तो आपके पास जब मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के लिए जब सॉल्यूशंस निकालना शुरू करता हूं, तो उनका क्या आता है, फिर आपके पास एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है। तो ये थी आपके पास जो कंडीशन थी, जिन कंडीशंस के को मान के हम क्या कर सकते हैं, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक डेफिनेट फिजिकल सिग्निफिकेंस जिन वैल्यूज का है उनको निकाल सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे क्या कि जब मैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास एनर्जीज की वैल्यूज आती हैं। क्या आती हैं ये, एनर्जीज की वैल्यूज आती हैं। और अगर आपके पास एनर्जीज की वैल्यूज आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपके पास जो एनर्जीज की वैल्यू आई है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए डेफिनेट स्टेट। और ये जो वैल्यूज हमारे पास एनर्जीज की वैल्यूज आई जब हमने सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, तो दीज आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज। इनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, तो ये क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस। दीज आर द सॉल्यूशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन से के जो सॉल्यूशंस हैं, जो कि आपके पास किसके लिए निकाले हैं हमने, एनर्जीज के लिए निकाले हैं। और आपके पास ये जो एनर्जीज की जो, अब जरूरी नहीं है एनर्जी और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या एनर्जी, तो एनर्जीज के लिए अगर जो वैल्यूज हमने निकाली है जब श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो ये जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए, वही को क्या बोला हमने, आइगन वैल्यूज। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं आपके पास, जैसे कि आपका साई, जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या निकाल रहा हूं, दीज एनर्जीज निकाल रहा हूं, उनको बोलते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शंस। तो जो स्टेट्स हैं जिसके विद रिस्पेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, इन एनर्जीज को निकाल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शंस। क्या बोलेंगे उनको हम, आइगन फंक्शंस। तो ये दो चीजें हैं। क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है कई बार, क्या कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। अब एक सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की डिस्कशन करूंगा डायरेक्टली। मैं कोई मतलब उसको सॉल्व नहीं करने वाला, बट डायरेक्टली उस सॉल्यूशन की डिस्कशन करने वाला हूं। क्या होता है आपके पास, अगर मैं फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैं कंसीडर करता हूं इसको, और हाइड्रोजन एटम अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो आपके पास होता क्या है, जब मैं इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर करता हूं, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चलो देखते हैं। आपको पता है कि V जो है वो किसके बराबर होता है, दिस इज पोटेंशियल। V किसके बराबर होता है, पोटेंशियल है ये। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, मैंने आपको लास्ट इक्वेशंस में भी पहले बताया है कि किसके बराबर होता है, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर। क्या होता है, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर, आर एन या nth लेवल में है तो n, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, वही करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस क्या, करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई ओवर करली जेड स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, और ई माइनस, माइनस था माइनस माइनस गॉट प्लस, क्योंकि v की वैल्यू मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन, या आर लिख रहे हैं आर भी लिख सकते हैं, साई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो मींस टू से इस इक्वेशन को मैंने जब थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, अब इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं, और इसके जो सॉल्यूशन है वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है जो आपके पास लास्ट टाइम बोहर जो आपके पास रिलेशनशिप है, बोहर के थ्रू हमने एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप किया था, किसके लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इन हाइड्रोजन एटम। वो क्या निकाला था, वो निकाला था क्या, E इक्वल टू किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल टू माइनस 2 पाई ई स्क्वायर, माइनस 2 पाई ई स्क्वायर
z square, this is this one, minus 2 pi square e raised to power 4 and n square h square. ये आपका सेवेजी ऑफ हमने हाइड्रोजन एटम निकाली थी। अगर हम नोटिस करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है, z की वैल्यू वेरी करती है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि E भी आपके पास चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि E इक्वल टू क्या, माइनस यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो उसको लिखूंगा क्या, RH और इनटू क्या आ गया, Z स्क्वायर ओवर क्या, n स्क्वायर। तो मेरे पास ये रिलेशनशिप निकला था। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशंस है निकालते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो ऑब्जर्वेबल हमारे पास क्वांटिटी आई है या एक्सपेरिमेंटल हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उसके साथ, अगर वो मैच करते हैं तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं उस इक्वेशन में। तो हमारे पास जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आता है वो किसके बराबर आता है, इसके ही बराबर आता है। तो मीन्स टू से आपके पास मैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इजिली निकाल सकता हूं किसके थ्रू, अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को मैं अप्लाई करता हूं और उसको सॉल्व करता हूं, और उसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर आती है, इसी के बराबर आती है, जो कि मैंने बोहर जो रिलेशनशिप है उसके बराबर। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, होप सो आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फिर आपके पास साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। तो 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं या डायरेक्टली कर लें, चलो कर लेते हैं। साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस साई एंड साई स्क्वायर। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, साई की बात कर रहा हूं। तो जो साई है उसका कोई बेसिकली मेरे पास कोई प्रॉपर सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। बस ये जरूर है कि जो साई है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वेव फंक्शन, और जो वेव फंक्शंस है वो इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलता है। ओके, तो ऐसा हमारे पास कोई, अगर हम डेली लाइफ के लिए बात करें तो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता हमारे पास। लेकिन जब साई को साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास इसके सिग्निफिकेंस हमारे पास अपीयर होने शुरू होते हैं। एक्चुअल में ये वही काम किया गया है जैसे कि हमने फोटोन के लिए किया था, कि अगर हम देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब अर्लियर टाइम में हमारे पास जो जो फोटोन है, अगर हमने उसकी इंटेंसिटी को निकालना होता था तो उसको कैसे निकालते थे, जब हम उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसका जो एम्पलीट्यूड था उसका स्क्वायर करते थे तो हमारे पास क्या आ जाती थी, उसकी उसकी इंटेंसिटी आती थी। तो सेम यहाँ पे भी हम करना शुरू किया, वही प्रिंसिपल इसी पे इस पे भी लगाया गया, और हमने क्या फाइंड आउट किया, साई स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है हमने क्या किया, उसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास जो ऑब्जर्व क्वांटिटीज आई, हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो क्या गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेव की इंटेंसिटी से मतलब क्या हुआ वो अभी समझना है हमने। एक्चुअल में वो जो आपके पास इंटेंसिटी है उसको कहा गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबल डेंसिटी। अभी प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बोल रहा हूं इसका मतलब समझ जाना है आपने क्या। मैंने आपको पहले भी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करवाया है। मैंने आपको कहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एब्सोल्यूट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। दोनों को अगर मैं इकट्ठा मेजर करने की कोशिश करता हूं तो मैं मेजर नहीं कर पाता हूं साथ में। तो अगर मुझे उसको मेजर करना है तो अभी तक तो पॉसिबल हो नहीं पाया है। अब हमारे पास उस टाइम जो है ये जो आपका हेजनबर्ग मैट्रिक्स थी, ये भी उस टाइम साथ में डेवलप हो रही थी 1924 के अराउंड। तो उस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो उस मैट्रिक्स को यूटिलाइज करके हमने क्या यूज किया है, फिर प्रोबेबल डेंसिटी वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो पता ही नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है या किस तरीके से मूव कर रहा है। तो मिस्टर से अगर ऐसा है तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ना उसकी पोजीशन सर्टेन है,
ना ही उसका मोमेंटम सर्टेन है। तो हमने उसी प्रिंसिपल को यूज करके फिर यहाँ पे प्रोबेबल डेंसिटी का नाम इसको दिया है। मतलब अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा क्या, साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा साई स्क्वायर। अगर आप नोटिस करेंगे जो साई है, साई आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो साई स्क्वायर है वो आपके पास बना तो साई से ही है। अगर आपके पास साई से बना है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो साई स्क्वायर है उसकी सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक पॉजिटिव में आ सकती है, एक जीरो आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास बताएगा कि अगर जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हुई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल नहीं है, उस रीजन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। और अगर मैं यही बात थोड़ा आगे कंटिन्यूस करूं कि क्या अगर पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं तो मींस टू से वहां पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है क्या इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की। तो वो आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। तो इतना काफी है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट टाइम करेंगे नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल फंक्शंस, वेव फंक्शन। आई थिंक अगर कुछ इसमें मुश्किल होगी तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। वैसे बहुत इजी है और इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उनको कैसे डिराइव किया जाता है। ये तीन चार क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो करेंगे नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस करेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।